पिछले वीडियो में हम भू संतुलन की संकल्पना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आइसोस्टेसी, ग्रीक शब्द आइसोस्टेसिस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समस्थिति। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज अध्ययन करेंगे कि भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस तरह से हुआ, अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपने क्या विचार व्यक्त किए, उन सभी का बारे में अपन अध्ययन करेंगे। संतुलन का सिद्धांत जो है, इसका विचार अचानक ही भूगर्भवेत्ताओं के मस्तिष्क में आया। 1859 सिंध गंगा के मैदान के अक्षांशों के निर्धारण के लिए सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में भू सर्वेक्षण हो रहा था। उस समय कल्याण तथा कल्याणपुर दो स्थान और दो स्थानों का अक्षांशी माप, ट्रायंगुलेशन तथा खगोलीय विधि, एस्ट्रोनॉमिकल मेथड, यानी त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि के अनुसार जो इनका अक्षांशी माप लिया गया, तो दोनों माप में 5.236 सेकंड्स का अंतर आया। इसमें क्या था, त्रिभुजीकरण विधि द्वारा भी ज्ञात किया गया और खगोलीय विधि द्वारा भी ज्ञात किया गया, और उन दोनों का अंतर ही आया 5.236। कल्याण जो है स्थान के नाम है, हिमालय से मात्र 60 मील दूर स्थित था। अब जो ये दोनों माप में अंतर आया, इसका कारण पूछा गया, तो एरी मोधे ने बताया, दोनों माप कौन से, त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि द्वारा जो माप लिए गए, दोनों मापों में अंतर आने का कारण पूछा गया, तो एरी मोधे ने बताया कि ये अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इस तरह से पहला जो तथ्य आया कि हिमालय की आकर्षण शक्ति जो माप में अंतर आया उसका कारण थी। ठीक है, क्या था कि हिमालय की जो आकर्षण शक्ति थी उसके कारण माप में अंतर था। पहले अपन ने बात की किसकी की, एरी मोधे। फिर है दूसरे महोदय हैं प्राट। जब प्राट महोदय के सामने ये समस्या रखी गई, तो उन्होंने नई तरह से इसको बताया। उन्होंने ये मान लिया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना है, और जिसका घनत्व है 2.75। इस तरह से जब उन्होंने गणना की, तो ये अंतर और आना चाहिए था, जो कि 15.885 सेकंड के बराबर था।
इस प्रकार से प्राट ने ये बताया कि माप का अंतर केवल, जो अपन ने पहले बताया था ना 5.236, न होकर 15.885 सेकंड होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। प्राट के अनुसार हिमालय यदि 2.75 घनत्व वाले चट्टान का बना है तो वह सही रूप में अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। अब क्या हुआ? आगे चलकर एरी तथा प्राट की व्याख्याओं ने एक दूसरी समस्या को जन्म दे दिया, और वो समस्या क्या थी कि हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण क्या है। इस कारण के लिए अनेक सुझाव दिए गए, जिनमें पहला था कि हिमालय एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं। इस कारण से पर्वत का भार तथा घनत्व कम होगा और माप में अंतर आ गया। लेकिन ये क्या, इसके बारे में क्या हुआ? ये जो मत है ये काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि बुलबुले का बना इतना ऊंचा खोखला पर्वत धरातल पर टिक नहीं सकता। तो ये तो काल्पनिक सिद्ध हो गया। कौन सा? कि हिमालय खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान न होकर बुलबुले हैं। फिर दूसरा, हिमालय के ऊपर अतिरिक्त पदार्थ का संतुलन उसके नीचे के कम घनत्व वाले पदार्थ से होता है। इस कारण समस्त भार कम होगा और आकर्षण शक्ति कम होगी। ये आया। फिर तीसरा सुझाव, हिमालय के शैल का घनत्व स्वयं कम होगा। शैल मतलब चट्टान का घनत्व स्वयं कम होगा, जिस कारण पर्वत का भार तथा आकर्षण शक्ति कम होगी। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता है। केवल इस तल के ऊपर ही अंतर पाया जाता है, और इस तल के सहारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं। इस आधार पर मान लिया गया है कि जितना ही बड़ा भाग होगा घनत्व उतना ही कम होगा, और जितना ही छोटा भाग होगा उतना ही घनत्व अधिक होगा। इस तरह धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और इस सिद्धांत के विषय में कई विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए, जिसमें पहला है अपना सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। उनके क्या विचार हैं? एरी ने बताया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। ये अपन ने पहले ही बात कर ली कि काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया इसको। तो वास्तव में अधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सबसे पहले इस मत का सुझाव दिया
कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले सबस्ट्रेटम में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है। हिमालय केवल, उन्होंने आगे जाकर स्पष्ट किया पुनः, हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है, बल्कि काफी नीचे तक है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है तथा उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है और उसका अधिकांश भाग नीचे काफी गहराई तक है। नाव के उदाहरण के साथ इसको बताया और इसको दूसरे रूप में भी समझा जा सकता है। जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। क्या है, इसको समझिए आप। जब बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके जो 9 भाग हैं उसका जल में रहना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि महाद्वीपीय भागों का घनत्व औसत घनत्व 2.67 है तथा सबस्ट्रेटम का 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। एरी ने आइसबर्ग के तैराव का जो उद्धरण है वो प्रस्तुत नहीं किया, वरन उन्होंने इतना ही बताया है कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैर रहा है। लेकिन ये हमने मतलब इसको किस प्रकार से हम समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश की है। तैराव का जो ये तैरने के लिए जो ये नियम अपन ने या सिद्धांत बताया, यदि तैराव के जो सिद्धांत हमने बताया है को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना भाग नीचे की तरफ होगा। अब देखिए, हिमालय की ऊंचाई 8848 मीटर मान ली जाए तो क्या था, एक भाग ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग नीचे, तो 8848 को 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 79632 मीटर। आठ 8,848 को जो हमने हिमालय की ऊंचाई मानी है उसको 9 से गुणा करेंगे तो अपना आता है 79632 मीटर तक का भाग, जो कि हल्के पदार्थ का होगा, सबस्ट्रेटम में होगा। ठीक है। गुणासी 1632 जो मीटर है ये किस तरह से आया, 9 से गुणा किया तो आया। अब आगे देखिए, इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षक शक्ति का प्रयोग कर रहा है क्योंकि इसके हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो कि सबस्ट्रेटम में है तथा
इन आधारों पर एरी ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा। और ये जो चित्र है इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें नीचे की ओर आपको लिखा हुआ दिख रहा है जल, और समान घनत्व वाले कास्ट के टुकड़े एक्सप्लेन करने के लिए कि किस प्रकार से है। और जल तल, इसमें आप देख रहे हो कि जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा, जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा हो रहेगा। एरी ने बताया विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। ध्यान देने वाली बात है, विभिन्न कॉलम्स या स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। अर्थात महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले सैलों का बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर होता है। और इस बात को समझाने के लिए एरी ने लोहे के विभिन्न आकार तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। और इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया जा सकता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो। जो भाग जितना ऊंचा है उसका अधिक भाग नीचे की ओर है। इस चित्र में आप ये सब देख पा रहे हो। सारांश में एरी के मत को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सबस्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थ का विस्तार होता है। ऐसा पर्वतों के विषय में होता है। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित हैं। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं, जबकि उसके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा निचले भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग संतुलन तल या संतुलन रेखा पर बराबर भार रखते हैं। वर्तमान समय में एरी के मत को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है, फिर भी इसमें कुछ दोष हैं। यदि एरी के मत को मान्यता प्रदान की जाती है तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। इस प्रकार हिमालय की लगभग
79,632 मीटर गहरी जड़ होगी। और हमें ये भी पता है कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़ 79,632 मीटर की गहराई पर अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएगी। इसलिए ये मत यहाँ पर भ्रमित करने वाला प्रतीत होता है। ये था एरी का मत आइसोस्टेसी के बारे में।